यूपी के हाथरस में युवती से कथित बलात्कार और मौत के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में पीड़ित परिवार के सदस्यों और हाथरस के जिला प्रशासन के साथ यूपी के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सुना पीड़ितों का पक्ष। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी। मुकदमा अभी विचाराधीन है, 2 नवंबर की डेट है। हाईकोर्ट से यूपी सरकार को लगी फटकार। का तरफ से डीएम साहब जो थे वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में वो अपीयर हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने काफी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की। 2 नवंबर को अगली सुनवाई। कोर्ट के सामने सबका पक्ष किया है, कोर्ट ने सबका पक्ष सुना है और अभी ये मैटर पेंडिंग है। 2 नवंबर की डेट लगाई है। हाईकोर्ट में हाथरस कांड। सुरक्षा ऐसा कि परिंदा भी पर न मार पाए। हाथरस कांड को लेकर हुए सियासी बवाल के बाद प्रशासन अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये तस्वीरें इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की हैं, जहां सुनवाई में शामिल होने के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया गया। इस दौरान एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी पीड़ित परिवार के साथ रहे। समय दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे। दिन सोमवार। जगह हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई, जो कि करीब शाम 4:30 बजे खत्म हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने जांच रिपोर्ट की गोपनीयता के अलावा अपनी सुरक्षा और केस के ट्रांसफर को लेकर अपनी मांग कोर्ट के सामने रखी। जो भी इन्वेस्टिगेशन है, ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक में ना आए। अभी तो राज्य ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए सिक्योरिटी दे रखी है। देन आफ्टर क्या होगा, जब ये केस ट्रायल में होगा, अपील में होगा, केस को ट्रांसफर करने का, तो केस जो ट्रांसफर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़ित पक्ष के अलावा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश के अवस्थी, डीजीपी एचसी अवस्थी और स्थानीय प्रशासन, डीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारी भी हाईकोर्ट में मौजूद रहे। वहां रात में किए गए अंतिम संस्कार को लेकर हाईकोर्ट ने भी पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। लेकिन उससे पहले इसी मामले पर दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और वो गुरुवार यानी 15 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से 3 सवाल पूछे थे। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, क्या पीड़ित परिवार के पास पैरवी के लिए कोई वकील है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की क्या स्थिति है। यूपी सरकार की तरफ से इन सवालों के जवाब 8 अक्टूबर तक देने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात यूपी के हमीरपुर की, जहां किराया विवाद में एक महिला को पेड़ से बांध दिया गया। आरोप है कि उस महिला को पीटा भी गया और यह हैवानियत हुई सिर्फ वक्त पर किराया नहीं दे पाने की वजह से। नहीं दे पाई किराया तो पेड़ से बांधा। मकान मालिक का अमानवीय चेहरा। विधवा को पेड़ से बांधकर पीटा। हमीरपुर में इंसानियत शर्मसार। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर में पेड़ से बंधी एक महिला चीख चीख कर रो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर है उस महिला को बांधे जाने की। देखिए कैसे कई महिलाओं ने मिलकर उसे पेड़ से बांधा, जबकि तीसरी तस्वीर उस महिला के बंधन को काटने की है। पेड़ से बांधी गई महिला की रस्सी को एक महिला पुलिसकर्मी ने काटा। पहले जानते हैं कि इस महिला को पेड़ से किसने और क्यों बांधा। उसके लड़के बच्चे 10 कौड़ी महिलाएं लेके आए, हमको सारे बिलाता में बंधवा दिया। सारी भैंसी सारी जेवर चुरा ले गए, 40,000 रुपए। मारपीट किया, बंधवा दिया। हमने चिल्लाते रहे, किसी ने 100 नंबर कर दिया तो आई तो उनने छुड़वाया। अब इस महिला का जुर्म जान लीजिए। आरोप है कि इसने मकान का किराया नहीं दिया था।
इसलिए मकान मालिक ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर इस विधवा औरत को पेड़ से बांधकर पीट दिया। इतना ही नहीं, इस पीड़ित विधवा का सारा सामान भी घर से बाहर फेंक दिया गया। कुछ परिवार के बीच में किराएदारी और कब्जेदारी का विवाद था, जिसके क्रम में एक महिला थी शोभा देवी, ये कुरारा की रहने वाली है, एक किराएदार थी और इनके साथ मोहल्ले की ही कुछ महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा इनके साथ मारपीट की थी। शोभा देवी की तहरीर पे थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला हमीरपुर के जेल तालाब इलाके का है, जहां रहने वाली शोभा देवी के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। ये भागीरथ प्रजापति के मकान में किराए पर रह रही थी। मजदूरी करने वाली शोभा देवी कोरोना काल में काम नहीं मिल पाने के चलते कई महीनों से मकान का किराया नहीं दे पा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर फतेहगढ़ से है, जहां लखा ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां नवनिर्वाचित सरपंच नेनू देवी के जेठ ने गड़बड़ झाला कर अपने पुत्र को शपथ दिला दी। बताया जा रहा है कि सरपंच नेनू देवी के कोई औलाद नहीं, जिसका फायदा उठाकर उसके जेठ ने रिटर्निंग ऑफिसर से साठगांठ की और अपने बेटे को शपथ दिला दी। शपथ लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्राम पंचायत लखा के इलेक्शन में जो विजुअल्स प्रसारित हुए हैं या फिर जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आरओ ने अपने पदीय दायित्वों का प्रॉपर्ली वहन नहीं किया है और कुछ लैप्सेस प्राइमा फेसाई पाए गए हैं। तो इस संदर्भ में हमने आरओ लखा को एक नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण लिखित में एवं स्वयं उपस्थित होकर के देने के लिए उनको कहा गया है। उनका जो भी स्पष्टीकरण आएगा उस पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला आने तक फीस वसूली पर रोक जारी रहेगी। निजी स्कूलों में फीस वसूली पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। अगले आदेश तक फीस वसूली पर रहेगी रोक। कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। प्रदेश में फीस रेगुलेशन एक्ट की नहीं हो रही पालना। विवाद सुलझाना थी सरकार की जिम्मेदारी। अभिभावकों, टीचर्स और स्कूल संचालकों के प्रति है सरकार की जिम्मेदारी। निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में लंबे समय से चल रही सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई। सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिछले 7 महीने से चल रहे इस विवाद को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। साहब, पिछले 7 महीने से कोविड की सिचुएशन चल रही है और जिसके अंदर सभी वर्ग जो है वो परेशान हैं, जिसके अंदर शिक्षक भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं, स्कूल भी परेशान है। उसके संबंध में आज दिन तक राज्य सरकार द्वारा 2016 फीस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे में अगर यह समस्या आ गई है तो इसका समाधान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि संक्रमण काल में फीस तय करने के लिए अभिभावक कमेटी और स्कूल प्रशासन आपस में फीस निर्धारित करें। अभिभावकों की पूरी भागीदारी रहेगी और इस एक्ट में भी ऑलरेडी स्टैट्यूट में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के जो मेंबर होंगे वो फी रेगुलेशन कमेटी जो सेक्शन 6 में दी हुई है उसके सदस्य होते हैं। उसके पश्चात एक डिविजनल कमेटी होती है जो सेक्शन 7 में दी हुई है। सेक्शन 10 में रिवीजन कमेटी होती है। प्रतिनिधित्व पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को दिया हुआ है। हालांकि कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि जिस तरह से कोर्ट के ओरल ऑब्जर्वेशन रहे हैं उसी के मुताबिक कोर्ट का फैसला रह सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आखिर किसके भरोसे है लाडो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बुलेटिन में बात उस खबर की जिससे बेखबर रहने का जोखिम आप कभी नहीं उठा सकते। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप। पिछले 10 साल में रिपोर्ट हुए रेप केसों की संख्या में 295% की बढ़ोतरी। राजधानी जयपुर सबसे ज्यादा असुरक्षित। 18 से 30 साल की महिलाएं ज्यादा शिकार। बहन बेटियां अगवा की जा रही है, वहशत का शिकार बन रही है, जिससे उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के लिए लागू नहीं है? एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों को माने तो ऐसा ही है। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच यही है। महिला अत्याचार और दुष्कर्म के बढ़ते मामले जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क उजागर कर रहे हैं, जबकि महिलाओं को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला राज्य महिला आयोग 2 साल से ज्यादा समय से क्वारंटीन में चल रहा है। 2 साल से महिला आयोग राजस्थान का क्वारंटाइन हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, अधिकारी हैं, पर अध्यक्ष और सदस्य के नहीं होने से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के चलते पेंडिंग मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न्याय की उम्मीद में बड़ी संख्या में महिलाओं की शिकायतें तो आयोग में आ रही है, लेकिन उनका समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। जब मैं आयोग संभाली थी तो 32,000 की पेंडेंसी मुझे मिली थी। मैं उसको 0 करके निकली थी और जो हमारे समय के प्रॉब्लम आए थे उन सबको मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड करके आयोग छोड़ा था। आज यदि आप 2 साल बाद चेक करेंगे आयोग की स्थिति तो पेंडेंसी मुझे लगता है 50,000 के करीब हो गई होगी। कमोबेश ऐसे ही विचार आयोग की ही पूर्व अध्यक्ष लाट कुमारी जैन के भी हैं। जैन का कहना है कि आयोग में अध्यक्ष का पद इतने लंबे समय से खाली रहना गंभीर चिंता का विषय है। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो तो अच्छी बात है कि कम से कम महिला की कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रही है, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद जो सारी प्रक्रिया है, लीगल बैटल इज नॉट इजी। महिला आयोग को सिविल कोड की शक्तियां हासिल है, जिससे इसका पुलिस और दूसरी संस्थाओं पर दबाव रहता है। महिला आयोग अगर सशक्त होगा तो पुलिस जैसी संस्थाएं महिला अपराधों के प्रति सतर्क रहेंगी। लिहाजा जैसे दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नियुक्ति की फाइल चल जाती है, वही प्रक्रिया महिला आयोग में भी अपनाई जाने की मांग उठने लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।